तमाशाए अहले करम देखते हैं। सीबीआई ने आज 40 जगहों पर आर्म्स लाइसेंसेस के मामले में छापेमारी की। 40 जगहों पर छापेमारी करने के बाद सीबीआई ने एक हैंडआउट इशू किया है। हैंडआउट मेरे सामने है। सीबीआई इसमें कह रही है कि उन्होंने जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामुल्ला, दिल्ली में स्थित आईएएस और केएस ऑफिसर्स के ऑफिशियल और रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस यानी उनके ऑफिशियल घर पर भी और उनके अपने घर पर भी दोनों जगहों पर उन्होंने रेड्स करी हैं। और उसके अलावा 20 गन हाउसेस हैं या 20 गन डीलर्स ऐसे हैं जिनके घरों पर छापेमारी हुई है। ये सीबीआई ने अपने हैंडआउट में कहा है। सीबीआई अपने हैंडआउट में ये भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार की दरख्वास्त पर, उनकी गुजारिश पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन इशू करने के बाद उन्होंने विजिलेंस की 2 एफआईआर, एक एफआईआर नंबर 11/2018 और दूसरी एफआईआर नंबर 18/2018, दोनों 17 मई 2018 को ये दोनों एफआईआर जो हैं एक पुलिस स्टेशन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में एफआईआर नंबर 18 लॉन्च हुई और एफआईआर नंबर 11 पुलिस स्टेशन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में रजिस्टर हुई। इन दोनों एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद सीबीआई कहां से आ गई? सीबीआई को यह मामला उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे नरेंद्र नाथ वोहरा, उन्हें जब इस आर्म्स लाइसेंसेस के बारे में पता चला और विजिलेंस के पास जो एफआईआर्स लगी थी उनको लेकर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाने शुरू किए कि विजिलेंस ठीक तरीके से इस मामले में प्रोब नहीं कर रही है, तो उन्होंने फ़ौरन इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया और जम्मू कश्मीर सरकार की गुजारिश पर सीबीआई ने इस केस को टेकअप किया। सीबीआई के केस टेकअप करने के बाद सीबीआई आज अपने प्रेस नोट में खुद कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी के बाद उन्हें गन डीलर्स यानी वो लोग जो बंदूक का कारोबार जम्मू कश्मीर में करते हैं या जिनकी बंदूकों की दुकानें हैं जम्मू कश्मीर में या फैक्ट्रीज रन करते हैं जम्मू कश्मीर में, इस आर्म्स लाइसेंस के रैकेट में उन तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर गन लाइसेंसेस इशू करवाते और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया लोगों से ऐंठते थे। ये तमाम बातें आज सीबीआई ने अपने प्रेस नोट में कही हैं और इस प्रेस नोट के में सीबीआई ने लेकिन उन 38 जगहों के बारे में कोई बात नहीं की है जहां पर रेड्स की हैं। मैं कहूं तो 40 की 40 जगहों के बारे में कुछ नहीं कहा है कि कहां रेड्स की, किन के यहां रेड्स की, वो 20 गन डीलर्स कौन हैं जिनके यहां रेड हुई है, वो कौन आईएएस ऑफिसर्स हैं, कौन केएस ऑफिसर्स हैं जिनके यहां पर रेड की है, और दिल्ली में किसका घर है जहां पर रेड हुई है, बारामुल्ला में किसका घर है जहां पर रेड हुई है, कुपवाड़ा, श्रीनगर, राजौरी में किन घरों के ऊपर रेड्स हुई हैं, इसके बारे में सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन सुबह से लेकर शाम गए तक एक नाम तमाम मीडिया की जीनत बना हुआ है। नाम है शाहिद इकबाल चौधरी, जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और इस समय सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स और मिशन डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, डायरेक्टर हैं मिशन यूथ के। उनको लेकर मीडिया में ये कहा जा रहा है और एक सिलेक्टेड मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि वो आर्म्स लाइसेंसेस का एक रैकेट रन कर रहे थे, जिस रैकेट को एक्सपोज करने का काम सीबीआई कर रही है, जिस रैकेट की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। ये खबरें मीडिया में आई। उसके बाद शाहिद इकबाल चौधरी ने भी ट्विटर का इस्तेमाल किया और ट्विटर का इस्तेमाल करके उन्होंने ये कहा कि सीबीआई ने उनके यहाँ आकर छापेमारी ज़रूर की है, लेकिन कोई भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस यानी वो एविडेंस जो ये बताता हो कि शाहिद इकबाल चौधरी किसी भी तरीके से इस आर्म्स लाइसेंस के रैकेट में शामिल हैं, कोई भी ऐसा एविडेंस सीबीआई को उनके घर से नहीं मिला। लिखित रूप में जिस समय सीबीआई किसी भी घर पर छापेमारी करती है, छापेमारी के बाद एक प्रक्रिया है कि सीबीआई लिखित रूप में उस परिवार के लोगों को एक चिट्ठी दे देती है जिसमें वो ये कहती है कि हमने आपके घर पर जब हम आए, हम जब आपके घर पर आए, हमने जब आपके घर पर छापेमारी की तो छापेमारी के दौरान हमको क्या कुछ मिला, वो सारी डिटेल परिवार के लोगों को दे दी जाती है। उस डिटेल की एक कॉपी परिवार के लोगों के पास रहती है और एक कॉपी सीबीआई के पास रहती है। शाहिद इकबाल चौधरी अपने ट्वीट में जब ये कह रहे हैं कि कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके घर से मिला हो, ऐसी कोई बात सीबीआई ने नहीं कही है। जाहिर सी बात है, हम तो प्रिवी नहीं है कि उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। उन्होंने सीबीआई ने लिखित रूप में शाहिद इकबाल चौधरी को क्या दिया है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रक्रिया मैंने आपको बताई। तो अगर ये बात सही है कि शाहिद इकबाल चौधरी क्लेम करते हैं कि उन्हें कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है, तो पक्का सीबीआई ने लिखित रूप में उनको कोई चिट्ठी दी होगी, जिस चिट्ठी के ऊपर उन्हें लिखा होगा कि हमने आपके घर पर पड़ताल की,
पड़ताल के दौरान हमको ये चीज़ें मिली, लेकिन पड़ताल के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ हमको नहीं मिली जो आपको गन लाइसेंसेस के साथ या आर्म्स लाइसेंस के रैकेट के साथ जोड़ती हो। ये बात पक्का उन्होंने लिखित रूप में उनको दी होगी, तभी जाकर एक आईएएस ऑफिसर इतनी हिम्मत करता है कि वो अपने ट्विटर के ऊपर आता है और अपनी सफाई पेश करता है। दूसरा, उन्होंने उसके साथ एक चिट्ठी भी अपेंड करी है और उस चिट्ठी में वो ये कह रहे हैं कि वो 3 जगह पर अपने इस पूरे कैरियर में 3 जगह पर वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। एक वो रियासी में रहे हैं, उधमपुर में और कठुआ में रहे हैं। तीनों जगहों को लेकर उन्होंने कहा है कि मेरे पूरे कार्यकाल में मुझे ठीक तरीके से याद है मैंने कोई 3% के करीब आर्म्स लाइसेंसेस इशू किए होंगे, इससे ज़्यादा आर्म्स लाइसेंसेस मैंने इशू नहीं किए हैं। जबकि इन तीनों ज़िलों में जो नंबर ऑफ आर्म्स लाइसेंसेस हैं उसका नंबर बहुत बड़ा है और वो क्लेम करते हैं कि बहुत थोड़ा सा नंबर है आर्म्स लाइसेंसेस का जो मैंने इशू किया है। दूसरी बात जो वो ये भी कह रहे हैं, मानते हैं अपने उस जो ट्वीट के साथ उन्होंने एक नोट अपेंड किया है उसमें वो ये बात भी मानते हैं कि प्रोसीजरल, यानी मान लीजिए फाइल आपके पास आई, फाइल आने के बाद चूंकि फाइल बहुत सारे हाथों से गुजर कर आती है और फाइल जब इतने सारे हाथों से होकर डीएम के टेबल पर पहुंचती है, अक्सर और बेशतर डीएम अपने क्लर्क, अपने साथ काम करने वाले स्टाफ पर बड़ा विश्वास करते हैं और विश्वास ही के चलते जब फाइल उनके टेबल पर पहुंचती है, अक्सर और बेशतर अफसर फाइल को ध्यान से पढ़ते नहीं और साइन कर देते हैं। तो इसको प्रोसीजरल ओवरसाइट कहते हैं कि आपने मान लिया कि आपके क्लर्क ने लिखित रूप में जो कुछ लाया है वो बिल्कुल सही होगा, आपने इसको मान लिया और आपने फौरन दस्तखत कर दिए। और वैसे भी जब एक फाइल तैयार होती है तो काफ़ी मोटी फाइल होती है, उस पूरी मोटी फाइल के 70-80 पन्ने अगर हर डिप्टी कमिश्नर पढ़ना शुरू हो जाए तो काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए उनको सपोर्टिंग स्टाफ दिया गया होता है, उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी होते हैं जिनके हाथों से ये फाइल होकर डिप्टी कमिश्नर के टेबल पर पहुंचती है। जब ये डिप्टी कमिश्नर के टेबल पर पहुंचती है, जब तक कोई शिकायत न हो तब तक अक्सर डिप्टी कमिश्नर्स इन फाइलों के ऊपर दस्तखत कर देते हैं और ध्यान नहीं देते कि फाइल के अंदर क्या लिखा गया है। अगर किसी चीज़ की कोई कमी है वो कमी भी निचला स्टाफ पॉइंट आउट करता है। बहुत कम डिप्टी कमिश्नर ऐसे हैं जब उनके टेबल पर फाइल पहुंचती है तो वो फाइल के सारे पन्ने पलटते हैं और सारे पन्ने पलटने के बाद खुद प्रोसीजर्स पर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कौन सा कागज़ इसमें कम है या कौन सा कागज़ इसमें अभी और चाहिए। तो ये बात उन्होंने मानी है कि कोई प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है, वो बात उन्होंने मानी है। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर उनकी चिट्ठी से समझ में आती है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बेदाग अफसर हूं, ये कहने की कोशिश वो अपने ट्विटर हैंडल से कर रहे हैं। मामला असल में जम्मू कश्मीर में और भी मामला बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं एक ऑफिसर की कैरियर स्टैटिस्टिक्स के साथ। हर ऑफिसर ये चाहता है कि वो अपने पूरे कैरियर में उसके कपड़े के ऊपर, उसके कैरियर के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग न लगे। बात करेंगे अब शाहिद इकबाल चौधरी ने ये कुछ कहा है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, उसकी जानकारी सीबीआई को होगी, लेकिन ये क्लेम शाहिद इकबाल चौधरी का है। अब अगर थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में 4 लाख से ज़्यादा गन लाइसेंसेस अभी तक आज के दिन तक इशू हुए हैं। इन 4 लाख से ज़्यादा गन लाइसेंसेस में से केवल मात्र 2,78,000 गन लाइसेंसेस का ही प्रोब क्यों? 2012 से 2016 का जो पीरियड सीबीआई ने सिलेक्ट किया है प्रोब के लिए, 2012 से 2016 तक ही प्रोब क्यों? इसी कार्यकाल में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में बिना प्रोसीजर्स फॉलो किए हुए बेइंतहा गन लाइसेंस इशू किए गए हैं, इससे पहले वाले कार्यकाल में क्या गन लाइसेंस इशू नहीं हुए? और जिस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद था और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, उस समय कितने सारे गन लाइसेंस ऐसे इशू किए गए होंगे जिन लाइसेंसेस में प्रोसीजर्स को डिप्टी कमिश्नरों ने देखा ही नहीं होगा? क्या वो प्रोब नहीं होना चाहिए? और उसके बाद जिस समय गन लाइसेंसेस का शोर हुआ था तो उस समय एक बात बिल्कुल प्रचलित हुई थी कि 2005 से लेकर 2015 तक के पीरियड का मुकम्मल इस सारे के सारे पीरियड का प्रोब होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बल्क में गन लाइसेंसेस जो हैं वो 2009 और 2014 की दहाई के बीच में इशू किए गए हैं। और बल्क की जब मैं बात करता हूं तो ये भी कहा जा रहा है कि एक डिप्टी कमिश्नर ने 1 लाख से ज्यादा गन लाइसेंसेस अपने कार्यकाल में इशू किए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। और ये बात भी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी मालूम है और सीबीआई के पास भी इस बात की जानकारी मौजूद है, लेकिन ना ही सीबीआई उस मामले को फरोलने के मूड में है और ना ही विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी ये सही नहीं जाना कि वो सीबीआई को कम से कम ये जानकारी देते कि आप जब गन आर्म्स लाइसेंसेस के इस रैकेट का
पर्दाफाश करना चाहते हैं, आप इस रैकेट को ख़त्म कर देना चाहते हैं और इंश्योर करना चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के गैंग के पास जम्मू कश्मीर की बंदूकें न पहुंचें, आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो आर्मी की यूनिट जम्मू कश्मीर में है उस आर्मी की यूनिट के सीईओ की अप्रूवल के बगैर कोई गन लाइसेंस इशू ना हो, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जो यूनिट है उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम उसी डिस्ट्रिक्ट में जो यूनिट है उसी यूनिट के जवानों को रिटायरमेंट के बाद गन लाइसेंस इशू करे। अगर इन चीज़ों को आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको इस गन लाइसेंस के प्रोब का जो दायरा है वो 2005 तक लेकर जाना होगा, क्योंकि राजस्थान की एंटी टेरर स्क्वाड ने भी एक प्रोब किया था, उससे पहले भी इसमें प्रोब हो रहा था, और ये गन लाइसेंसेस के मामले 1992 से जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। 2002 में चरम सीमा पर पहुंचे जब जम्मू कश्मीर की बंदूकें यूपी में, बिहार में और बॉम्बे में क्रिमिनल्स यूज करना शुरू हो गए और वहां से ये हथियार मिलना शुरू हो गए। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं, मैं 1996 में भी ये मामला बना। पहला फेक लाइसेंस का केस 1996 में रजिस्टर किया गया। जम्मू कश्मीर की सरकार को दिल्ली पुलिस ने अलर्ट किया जब उन्होंने एक क्रिमिनल, कृष्ण कुमार नाम था उनका, वो एक चार्जशीटर थे, 12 के करीब क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर दिल्ली और हरियाणा में थे। उनके पास जम्मू के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इशू किया हुआ गन लाइसेंस था। उसके बाद 10 और स्टेटों में जम्मू कश्मीर से इशू किए गए गन लाइसेंसेस मिले। अश्विन नाइक डी कंपनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। अश्विन नाइक के पास जो बंदूक थी उसका गन लाइसेंस भी जम्मू कश्मीर का मैन्युफैक्चर किया हुआ था। जेसिका लाल मर्डर में जिसे कॉन्विक्ट किया गया था, मनु शर्मा, उनके पास जो गन थी वो गन का लाइसेंस भी जम्मू कश्मीर से इशू हुआ था। और 2000 की दहाई तक 1009 लाइसेंसेस थे जिन्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने 1990 से लेकर 1998 तक इशू किया था। उसके बाद 33 और लाइसेंसेस थे जिन्हें 1999 की दहाई में इशू किया गया था। इनको ऐड किया गया तो पता यह चला कि 90% लाइसेंस जो है वो जम्मू से इशू हुए हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से इशू हुए हैं। और इन तमाम केसेस को होम डिपार्टमेंट ने क्लियर किया था। क्राइम ब्रांच ने यह भी उसके बाद इसमें प्रोब किया और क्राइम ब्रांच ने यह भी सामने लाया कि जिसे भी गन लाइसेंस की जरूरत होती वो गन डीलर के पास जाता, या वो गन लाइसेंस की जो लोग बंदूक बेचने का काम जम्मू कश्मीर में करते हैं वो उन लोगों के पास जाता, वो एक सिलेक्ट अमाउंट उसे पे करने के लिए बोलते, वो उस अमाउंट को पे करता और उस अमाउंट को पे करने के बाद उसे गन लाइसेंस घर बैठे मिलता था। यह सुविधा जम्मू कश्मीर में उपलब्ध थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 केसेस रजिस्टर किए। FIR नंबर 18 ऑफ 1996, उसके बाद FIR नंबर 9 1999, उसके बाद FIR नंबर 31 2001 में। इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट JK साहनी, दलीप सिंह, उसके अलावा उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ST वाही और एक ब्रोकर गंगाधर भगत जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, इन तमाम लोगों के ऊपर उस समय क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसा। और इसमें 4 गन मैन्युफैक्चरर्स भी इन्वॉल्व थे जिनका नाम सुरेश इलियास पिंका, सुरेश आर्मरी, सेठी आर्म्स कंपनी, J&K स्मॉल आर्म्स और उसके अलावा शाह गन फैक्ट्री के प्रोप्राइटर भी इन्वॉल्व थे। 2002 तक सरकार ने यह तय किया कि इस मामले को CBI के हवाले किया जाएगा, लेकिन इस मामले में एक एक्यूज इस केस के हाईकोर्ट के पास चले गए और उन्होंने ये कहा कि स्टेट को क्या ज़रूरत है CBI को इन्वॉल्व करने की। उन्होंने ये कहा कि क्राइम ब्रांच जो है इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आपको केंद्र से एक जांच एजेंसी बुलाने की ज़रूरत क्या है? क्या आपको विश्वास नहीं है कि क्राइम ब्रांच ठीक तरीके से अपना काम कर रही है? उसके बाद इस मामले में CBI के काउंसिल कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट लाइसेंसेस जम्मू कश्मीर की से इशू किए गए हैं और क्रिमिनलों को, गुंडे मवालियों को ये लाइसेंस जो इशू किए गए हैं। ये तमाम मामले बने और उसके बाद 2011 में पुलिस ने 142 फेक लाइसेंसेस, एक मजिस्ट्रेट जो मेंढर में पोस्टेड था उसने 142 फेक लाइसेंसेस इशू किए गए थे और गन मेकर्स का भी इसमें नाम सामने आया। इस ऑफिसर ने 209 परमिट इशू किए थे। उसके बाद दोबारा से सरकार ने पड़ताल की, कुछ और शॉकिंग डिटेल्स सामने आई। पता चला जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने पूरे स्टेट में 51,616 गन लाइसेंसेस 2009 और 2010 में इशू किए गए और उसके बाद 5 साल बाद इन्हीं अफसरों को यह पता चलता है कि 1,17,905 गन लाइसेंसेस इशू किए गए हैं। उसके बाद राजस्थान की ATS
और वो इसमें इन्वॉल्व होती है। ये मामला और आगे बढ़ता है। इस मामले के और आगे बढ़ने के बाद फाइनली केस जो है जम्मू कश्मीर के उस समय के राज्यपाल एन वोहरा के समय में सीबीआई, जो चंडीगढ़ बेस्ड सीबीआई है, उनके हवाले 2 केसेस किए जाते हैं। उन्हें यह कहा जाता है कि 40,000 गन लाइसेंस जुलाई 2018 में इशू किए गए हैं, आप इनका प्रूव कीजिए। और फाइनली होता क्या है कि सीबीआई 12 जगह पर रेड करती है। श्रीनगर, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और जो गन सेलर्स की दुकानें हैं उन पर रेड होती है 9 जुलाई 2019 को। और उसके अलावा 110 लोकेशंस पर 19 स्टेटों में रेड होती है। उसके बाद दोबारा से अलग अलग जगहों पर रेड होती है और फाइनली सीबीआई को ये पता चलता है कि ये गन लाइसेंसेस जो इशू किए गए हैं ये बल्क में इशू किए गए हैं, अलग अलग जगहों से इशू किए गए हैं और इन गन लाइसेंसेस को एक पूरा रैकेट जो है इशू करवा रहा था। अब मामला आज के दिन ये है कि सीबीआई इस मामले में रेड्स तो कर रही है, लेकिन एक आम आदमी ये सवाल पूछता है कि जनाब आप 2012 से 16 के 4 साल के पीरियड पर ही फोकस्ड क्यों हैं? आप 2005 से लेकर ठीक 2016 तक के इस पूरे पीरियड को प्रोब क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मालूम करते कि 2011 तक जम्मू कश्मीर में कितने लाइसेंसेस इशू हो चुके थे? आप क्यों नहीं मालूम करते कि 2012 तक ऑलरेडी लाखों लाइसेंसेस इशू किए गए थे? आप उन मामलों में पड़ताल करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? और आपने ये 4 साल का पीरियड ही क्यों सिलेक्ट किया है? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2012 तक जो गन लाइसेंस इशू किए गए थे या जो मामले जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बन चुके थे उन मामलों में आप संतुष्ट हैं कि बिल्कुल सब ठीक ठाक हुआ था और सारी गड़बड़ जो है वो 2012 से 2016 के पीरियड के बीच में हुई है? कुछ तो है, यानी दाल में कुछ तो काला है जिसके चलते 2012 से पहले के पीरियड को सीबीआई प्रोब नहीं करना चाहती है।